हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? मैं रोहित कुंबल स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए लेक्चर में। आज के इस नए लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मतलब किसी माध्यम के अपवर्तनांक की। तो समझते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने अपवर्तन पर डिस्कस किया था, तो वहां भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की थी, लेकिन वहां बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर एक नया लेक्चर बनेगा। तो चलो आज के इस लेक्चर में समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। बेसिकली देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कहने का मतलब जो अपवर्तनांक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक एक क्या है, आपका नियत राशि होता है। ठीक है। और यदि हम अपवर्तन के नियम में स्नेल के नियम से यदि हम समझते हैं तो स्नेल ये कहता है कि मान लो ये कोई दो मीडियम है, मान लो ये फर्स्ट मीडियम हो गया, एक आपका प्रथम माध्यम हो गया, और ये कौन सा हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे, जब भी कोई प्रकाशिक किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है या गमन करती है। ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, चेंजेज होता है, उसके वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वेगों में इस परिवर्तन के कारण ही आपकी अपवर्तन की क्या होती है, घटना घटित होती है। देन तो स्नेल क्या कहता है, स्नेल ये कहता है कि एक कोई लाइट रे है, इस तरीके से एक मीडियम से चल करके और अदर मीडियम में क्या होती है, प्रवेश करती है, गमन करती है। ठीक है। तो मान लो कि ये कोई फर्स्ट मीडियम हमने मान लिया, सेकंड मीडियम ये हो गया, फर्स्ट मीडियम को ये मान लिया हमने विरल, और इधर ये हो जाएगा आपका कैसा, सघन माध्यम। ठीक है। एक विरल माध्यम है और सघन माध्यम। तो आप जानते हो, ठीक है, क्या जानते हो कि जब प्रकाशिक किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, वो झुक जाती है। ओके, अभिलंब की ओर झुक गई। देन तो तब स्नेल क्या कहता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये आपका नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ बना हुआ ये एंगल हो जाता है आपका कैसा, इंसिडेंट एंगल। ठीक है। और ये हो जाता है रिफ्रैक्टिव एंगल। कहने का मतलब ये आपतन कोण हो गया और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। देन स्नेल कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण की ज्या मतलब ये हो जाएगी साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का जो रेशियो है वो कैसा होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ओके, ठीक है। तो इस नियतांक को ही प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। ये तो स्नेल का लॉ बोलता है, लॉ फॉलो करता है इस बात को कि जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट राशि, एक नियतांक होता है। ठीक है। तो इस कांस्टेंट को ही हम किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। ओके, ठीक है। चलो यहां तक बात ठीक है। एक और तरीके से अपवर्तनांक को हम समझते हैं। जैसे आपसे बेसिकली डेफिनेशन ये पूछ ली जाए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो एक तो इस तरीके से आप दे सकते हो, दूसरा एक तरीका और है, उससे भी आप दे सकते हो। देखो अपवर्तनांक, यदि हम यहां इस शब्द पर फोकस करें, इस वर्ड पर यदि हम फोकस करते हैं तो अपवर्तनांक, अपवर्तन अंक क्या है, अपवर्तनांक अंक, अंक मतलब कोई संख्या है, क्या है, संख्या है। जैसे आप यहां आपको दिख रहा है कि आई की वैल्यू कुछ होगी, मान लो 30 60, आर की भी वैल्यू हो सकती है 30 60, कुछ भी हो सकती है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां आपको एक डिजिट ही मिलेगी, क्या मिलेगी, एक नंबर ही मिलेगा। ओके, तो यहां यदि आप बात करते हो तो अपवर्तनांक मतलब एक क्या है, अंक है। अंक माने कोई एक क्या है, संख्या है। तो उस आधार पर यदि हम डेफिनेशन देखें तो उस एक डेफिनेशन बन सकती है। और जैसा कि आपको अपवर्तन वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन का रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का रीजन है दो, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में जो लाइट रेज है उसका जो स्पीड है उसका डिफरेंट डिफरेंट होना। कहने का मतलब ये अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का क्या होना, अलग अलग होना। ओके, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या है, रिफ्रैक्शन राइज होता है, अपवर्तन उत्पन्न होता है। तो चलो पढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग। यदि आप दूसरे तरीके से डेफिनेशन देखते हो क्या, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, मैं यहां नोट कर देता हूं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो यह बताती है कि
किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से कितने गुना ज्यादा या कम है। ओके, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक की एक डेफिनेशन ये भी है। क्या है कि अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक एक संख्या होती है, और वो संख्या किस बात को रिप्रेजेंट करती है कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की अपेक्षाकृत कितने गुना कम या कितने गुना ज्यादा है। ठीक है, इस बात को एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। तो एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि मान लो निर्वात है अपना, एक होता है निर्वात। ठीक है, निर्वात मतलब जहां वायु नहीं है। ओके, तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1। और ऐसे ही यदि हम ग्लास ले ले, कोई कांच ले लिया हमने, ओके, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। तो यहां आप देखो, इसको समझो, इस वाली डेफिनेशन के लिए एग्जांपल है। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि क्या, कि कांच कैसा माध्यम हो गया? सघन। और निर्वात कैसा है? विरल माध्यम हो गया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इस माध्यम के सापेक्ष कांच वाले मीडियम में, इस माध्यम में, कांच सघन माध्यम है, तो 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 का मतलब यह है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.5 गुना कम होती है। तो सघन माध्यम है, कांच सघन है, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं आपको कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। ओके, यही रीजन है कि जो प्रकाशिक किरण है, लाइट ऑफ रेज है, वो क्या है? अभिलंब की ओर, ठीक है, नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ये वाली बात हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो इस बात का मतलब यही है। 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 का मतलब ये कि कांच में प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात की अपेक्षाकृत 1.5 गुना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अपवर्तन का रीजन वेलोसिटी है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट क्या लाइट का क्या होना? स्पीड होना या फिर वेलोसिटी होना। ओके, ठीक। तो आप उसके आधार पर भी डेफिनेशन दे सकते हो कि लाइट की जो वेलोसिटी है उनका जो रेशियो है, अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटीज का जो रेशियो होता है, ठीक है, वही क्या होता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक हो सकता है। इस तरीके से भी आप क्या है कह सकते हो। लेकिन उसको हम ये जो डेफिनेशन है इसको वेव थ्योरी में बताया गया, तरंग सिद्धांत में बताया गया। ठीक है, तो चलो और इस पर आगे बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मीडियम है, अलग अलग कोई दो मीडियम्स हैं। ओके, उनमें अब देखो अपवर्तन में भी दो फिनोमेना राइज होती है, दो घटना, एक अभिलंब से दूर हटना, एक अभिलंब की ओर क्या होना? झुकना। ये वाली बात हमने पढ़ी हुई है। तो दोनों के लिए ये बातें, अपवर्तनांक वाली बातें अप्लाई होती है। ठीक, अब स्नेल के नियम में हम चलते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल ने भी यही बताया था कि ये एक फर्स्ट मीडियम, ये हो गया फर्स्ट मीडियम हो गया ये, और ये हो गया आपका सेकंड मीडियम। अभी मैंने ये नहीं कहा है, अभी अब यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि फर्स्ट मीडियम विरल है, सघन है। ठीक है, ओके, इस तरीके की कोई बात नहीं। आप सिर्फ ये मानो फर्स्ट मीडियम और क्या है? सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम से जब रेज आती है तो स्नेल ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल का जो क्या है? साइन है। कहने का मतलब आपतन कोण की जो ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को ही हम क्या है? एक माध्यम के, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1μ2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1μ2 से। 1μ2, अब देखो इसका मीन्स क्या हो गया? प्रथम माध्यम के सापेक्ष फर्स्ट माध्यम के रिलेटिव में, ठीक है, सेकंड जो मीडियम है आपका उसका क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको 1μ2 से क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप इस, यदि प्रथम माध्यम, आप इस तरीके से समझ सकते हो, यदि प्रथम माध्यम 1 व द्वितीय माध्यम 2 है तो
प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1/2 होता है या 1/2 से इस वाले से होता है या 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। 1/2 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ओके, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे? नोट करेंगे, ठीक है, रिटर्न करेंगे कि रिप्रेजेंट करेंगे। 1/2, ध्यान देना, 1/2 फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम 1/2 से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे इसको। चलिए ऐसे ही, तो अब स्नेल का नियम, यदि हम स्नेल नियम से यदि हम बात करते हैं, स्नेल नियम से क्या है कि साइन आई तो क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू हो जाता है 1/2। क्या हो जाता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। ये हो गया मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से, लेकिन अब हम लाइट का जो वे है, मार्ग जो है, प्रकाश, लाइट का प्रकाश का जो रास्ता है, मार्ग है, उसको यदि हम उल्टा कर दे, मान लो इस वाली कंडीशन में तो ऐसे आ रही थी सघन से विरल से सघन में आ रही थी, इसमें तो हम ये मान लेते हैं। लेकिन अब यदि सेकंड केस में अपन क्या करते हो? उल्टा कर देते प्रकाश के मार्ग को, ठीक है, कहां से वापस किससे? सघन से किस में जाए? विरल में जाए। तो उस कंडीशन में जो उत्क्रम प्रकाश के मार्ग को उलटने पर, मार्ग को क्या करने पर? उलटने पर, उलटेंगे तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हो जाता है कि साइन आर अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू ये हो जाता है फिर क्या? 2μ1। कैसे हो जाता है? 2μ1 हो जाता है। ओके, ये बन जाती है आपकी इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2। हमने नाम दे लिया, तो ये मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, कि स्नेल लॉ अपन यदि इस तरीके से समझे कि फर्स्ट मीडियम विरल और सेकंड मीडियम क्या है? आपका सघन है, ठीक है, विरल से चली सघन में गई, तो तब जो अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करेंगे किसके सापेक्ष? विरल के सापेक्ष सघन के अपवर्तनांक का जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग वो होगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाता है? 1/2। ओके, और ऐसे अब यदि उल्टा कर दे कि सघन से किस में चले जाए? विरल में चले जाए, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 2μ1। लेकिन अब इन दोनों को एक साथ यदि हम इसका रिजल्ट देखते हैं, दोनों अपवर्तनांकों को मतलब दोनों जो अलग अलग कंडीशन है उनको यदि हम एक साथ लेकर के देखते हैं, जैसे कैसे? इस तरीके से, कैसे कि ये हो जाता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई 2μ1। इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो ये आएगा आपका साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई। देन आप देख रहे हो साइन आई से साइन आई और साइन आर 1 बार डिवाइड हो जाएगा ये, तो 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ओके, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे कि 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मीन्स क्या है इसका मीन्स एक तरीके से आप एब्सोल्यूट की तरफ जा रहे हो। किसकी तरफ जा रहे हो? एब्सोल्यूट की तरफ जा रहे हो। देखो कैसे कि यहां पर यदि आप देखो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, और ये इसका मतलब होता है द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का क्या? अपवर्तनांक। तो इन दोनों को जब आप एक साथ देखते हो तो आपको हमेशा क्या है? एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट क्वांटिटी आपको फाइंड होती है। ओके, एक कहने का मतलब एकांक राशि आपको प्राप्त, एक रिजल्ट प्राप्त होता है एक, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे अब यदि इन मीडियम्स को आप नाम दे दो, जैसे मैंने तो यहां जैसे फर्स्ट सेकंड ऐसे रख करके, लेकिन यदि आप ऐसे मान लो कि जैसे प्रथम माध्यम जो है, प्रथम माध्यम को हमने जैसे मान लिया एयर है बाय यू, ठीक है, और द्वितीय सेकंड माध्यम जो है द्वितीय माध्यम, तो द्वितीय माध्यम आपने मान लिया जैसे वाटर मान लिया, क्या मान लिया? वाटर, जल, ठीक है। तो इसको आप इसमें यदि ऐसे कंडीशन सेट करते हो तो ये हो जाता है एयर म्यू वाटर मल्टीप्लाई वाटर म्यू
एयर इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। इस तरीके से आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो दोनों मीडियम्स में, एयर का और किसका, वाटर का। उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सों में क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा कि ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। कहने का मतलब ये एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ओके, तो ये 1 हो गया। यहां से यदि आप ए म्यू डब्ल्यू इस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1/w म्यू क्या हो जाएगा, ए। इस तरीके से ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, अब जैसे ये 2 मीडियम्स के लिए है, हमने 2 मीडियम लिए थे, तो ऐसा ही आप 3 मीडियम के लिए भी कर सकते हो। कैसे, जैसे आपका जो 3rd मीडियम है तृतीय माध्यम, यदि आप तृतीय माध्यम ले लो, जैसे आपने ले लिया ग्लास, ले लिया, क्या ले लिया, ग्लास, कांच। ओके, ठीक है, ग्लास ले लिया, तो उसके लिए भी ये क्या है, रिलेशन बिल्कुल क्या है, राइट है, सही है पूरी तरीके से। देखो जैसे कैसे सही है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एयर म्यू डब्ल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू ग्लास मल्टीप्लाई बाय ग्लास म्यू एयर इज इक्वल टू क्या, 1। तो ये भी एक रिलेशन आपको क्या है, फाइंड होता है। ये भी रिलेशन इसी तरीके से जैसे ये है, इसी तरीके से ये आया है। ओके, तो ये दोनों रिलेशन आप क्या रखोगे, याद रखोगे। 1 2 की 2 1, या फिर क्या है, क्या हो जाएगा 3 1। इनकी जगह पर 1 2 3 की जगह पर आप क्या है, जो मीडियम दे रखे हैं एयर वाटर ग्लास जैसे अभी हमने माने हुए, आप उनको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो ये था। अब यदि हम इसकी बात करें कि भाई अपवर्तनांक होने को तो कैसी है आपकी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक क्या है आपका कहने का मतलब नियत राशि हो गई एक तरीके से। लेकिन मोस्टली यदि हम बात करें तो ये भी एक तरीके से, हालांकि ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये निर्भर करती है। इसकी निर्भरता को यदि हम देखते हैं, जैसे आप बात करें कि अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, यदि ये बात करते हैं अपवर्तनांक की, यदि हम निर्भरता की बात करें, अपवर्तनांक की निर्भरता की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले ये मोस्टली सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, तो वो करेगा मीडियम पर। किस पर करेगा, मीडियम। मीडियम चेंज तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, अपवर्तनांक क्या हो जाता है, बदल जाता है। ओके, तो कहने का मतलब यदि इसकी निर्भरता की बात की जाए तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, सेकंड यदि हम बात करते हैं तो ये टेम्परेचर पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड यदि हम इसकी निर्भरता की बात करें तो इसकी निर्भरता पर यदि आप देखो तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश की क्या तरंग दैर्घ्य जो है, उस तरंग दैर्घ्य पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो इन 3 बातों पर मोस्टली ये क्या करता है, डिपेंड करता है आपका क्या, अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए, और इसमें यदि इंपॉर्टेंट बात और देखने को देखें तो जैसे अभी हम जानते हैं कि 1 मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। तो यदि 1 म्यू2 की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये कंडीशन आप देखो, ये फर्स्ट कंडीशन यदि मैं देखता हूं यहां कि 1 म्यू2 इज ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक यही है कि जो प्रकाशिक किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुकेगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। क्यों, इस वाली कंडीशन में आर जो है वो लेस देन होता है किससे, आई से। अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन यदि आप देखो कि 1 म्यू2 इज लेस देन 1 है, तो इस कंडीशन, इस वाली बात का मतलब हो जाता है कि जो किरण है आपकी प्रकाशिक किरण वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से कैसे हटेगी, दूर हटेगी।
ओके। इस कंडीशन में क्या है आपका कि जो आर है अपवर्तन कोण है वो ज्यादा होता है किससे, आपतन कोण से। ओके, आई होप आपको ये यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन यदि कोण आई इज इक्वल टू आर है देन आप यदि ये सोच रहे हो कि 1/2 इज इक्वल टू 0, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा ये। क्यों? क्योंकि ये माध्यम का अपवर्तनांक ये खत्म, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। हाँ ये बात सही है कि कहने का मतलब वो जिस मीडियम में इस तरीके से आई है तो वो सीधे के सीधे ही बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, यदि ये इस तरीके की कंडीशन है तो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण पर डिपेंड नहीं करता अपवर्तनांक। सबसे मोस्ट बात यही है, आपको थर्ड कंडीशन में ये बात याद रखनी है कि अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये बात आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि किसी माध्यम का, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हो वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। ओके, अब यदि हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये आपका नॉर्मल मतलब बेसिकली आपको नॉलेज हो गया होगा कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे दोनों तरीके से, दोनों तीनों तरीके से आप समझ सकते हो। स्नेल ने कहा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है, कांस्टेंट है, उससे भी डेफिनेशन हो गई। मैंने इसको एक वर्ड्स के हिसाब से, यदि अपवर्तनांक अपवर्तनांक के हिसाब से वो संख्या होती है जो ये बताती है कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षाकृत कितने गुनी कम या क्या है, ज्यादा है। इस तरीके से तरंग सिद्धांत कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, दो अलग अलग माध्यमों की वेलोसिटीज का क्या होता है, रेशियो होता है। इस तरीके से आप अपवर्तनांक को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जब व्यवहार में यदि हम बात करते हैं, ये तो सिद्धांत हो गया एक तरीके से, व्यवहारिक तौर पर हम बात करते हैं तो एक बात आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी आती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या चीज होती है, ओके। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसको समझेंगे तो बहुत आसान है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझना बिल्कुल इजी है। एक्चुअली में क्या है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे। यहां ऐसा नहीं है निरपेक्ष में। अब हम क्या कर लेंगे, एक मीडियम फिक्स कर लेंगे जिसके रेस्पेक्ट में हमको देखना है, तो वो होता है निर्वात, वैक्यूम होता है। वो क्या होता है, वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन देखें तो ये हो जाएगा कि निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अन्य किसी माध्यम का, ओके, कोई दूसरा माध्यम, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ओके। और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किससे, ओनली ऑन। जब वहां तो अपवर्तनांक एक माध्यम सापेक्ष दूसरे, उसको देखा हमने 1/2 या फिर 2μ1 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन यहां यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो इसको सिर्फ ओनली ऑन म्यू से, कई जगह एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ आपका, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ओके। तो जैसे, तो इसको यदि अपन फॉर्मूले टाइप में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू, इसको किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय रेशो हो जाएगा ये दोनों का, माध्यम में, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है।
तो निर्वात में प्रकाश की चाल मान लेते हैं, यहां पर जो वेलोसिटी हो जाएगी v, ये निर्वात है जहां पर मतलब कि एयर नहीं है, निर्वात का मतलब बिल्कुल वैक्यूम होना, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अपन c है, और माध्यम में इसकी वेलोसिटी क्या है v, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है c अपॉन क्या हो जाता है v हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब ये आप कहोगे सर ये चालों का अनुपात तो तरंग सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो अलग अलग माध्यम में जो वेलोसिटी है, लाइट की जो वेलोसिटी है उनका क्या होता है, रेशियो होता है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका c अपॉन v हो गया। लेकिन हमारे व्यवहार में हम यदि दैनिक जीवन में देखते हैं तो वहां तो एयर है, क्या है, एयर। तो हम क्या करते हैं कि एयर के रेस्पेक्ट में ही मानते हैं सबको। वैसे तो एब्सोल्यूट यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो सिद्धांत तो ये कहता है कि निर्वात के सापेक्ष, लेकिन क्या है व्यवहार में अपन जब दैनिक जीवन में देखते हैं तो ये जो सी ऑफ वैक्यूम है इसको हम v ऑफ क्या मान लेते हैं, एयर। मतलब दोनों कैसे हो जाती हैं, बराबर मान करके चलते हैं, लगभग इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि वायु के सापेक्ष ही क्या कैलकुलेट करते हैं अपन व्यवहार में, अन्य किसी माध्यम का अन्य किसी माध्यम के अपवर्तनांक कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ समझो ध्यान से, हमारा दैनिक जीवन है, इसके व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो निर्वात तो है नहीं, यहां एयर होती है। तो हम क्या करते हैं कि और भी जो वाटर है, ग्लास है, जो भी है वो अलग अलग जो मीडियम है उन सब मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो एयर के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं व्यवहार में, ठीक है, ये याद रखना। तो ये दोनों चीजें क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ एयर दोनों को क्या है सेम स्पीड मान लो, वेलोसिटी की जगह क्या मान लो स्पीड मान लो, आप चाल है, ठीक है। तो ये दोनों का कैसे सेम व्यवहार में सेम लेकर के ही हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी का यदि न्यूमेरिकल्स में दे दिया गया है तो हम उस चीज को जो दी गई है उसको पुट अप करके अपन क्या है वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। और एक तो बात ये हो गई आपके एब्सोल्यूट किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हो जाती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास अलग अलग मीडियम है, तो ये जो अब अगला पॉइंट हम जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आप बिल्कुल याद रखें, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी आपको क्या है ये वैल्यू देगा नहीं, यदि देता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। प्रैक्टिकली वैल्यू है कि अलग अलग मीडियम जो हमारे व्यवहार में काम आने वाले हैं, ठीक है, अधिकतर जो काम आने वाले मीडियम्स है उनका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पर नोट कर रहा हूं, आप याद रखना उनको। जैसे हमारे पास एयर है, सबसे पहले वायु है, क्या है वायु। तो वायु का जो क्या है अपवर्तनांक की यदि हम बात करते हैं वायु के अपवर्तनांक की, तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं जल की, तो जल का पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, कितना होता है 1.33। यदि हम हीरे की बात करते हैं, हीरे के अपवर्तनांक की, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4 होता है, क्या होता है 2.4, ओके। इसी तरीके से यदि हम कांच के अपवर्तनांक की बात करते हैं तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, ओके। तो ये इंपोर्टेंट मीडियम्स हैं और इनके क्या है ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।